हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर न्यूज़पेपर ब्रेकडाउन एनालिसिस जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा आर्टिकल है पीएम किसान। पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है। क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनकम सपोर्ट स्कीम है जो एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज को डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। इसका बेसिक लॉजिक बहुत सिंपल है। फार्मर्स की इनकम जो है वो अनसर्टेन रहती है, तो फार्मिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो रेगुलर रहते हैं। मतलब जो गेन होगा वो अनसर्टेन है, लेकिन जो आपको लगाना है, जो एक्सपेंस लगाना है वो तो रेगुलर रहता है। जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, मशीनरी के लिए कैश चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, है ना? तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देती है और फार्मर्स जो है टाइमली एक्सपेंडिचर कर पाता है। दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ठीक है? इसको लॉन्च कब किया गया था? फ़रवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें जो सेंटर है वो ही सारा पैसा दे रहा है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होती है जिसमें सेंटर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है? बट दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है? यानी एक्सपेंडिचर सेंटर बेयर करेगा। 6000 6000 पर एलिजिबल फार्मर्स जो है हमको पर फैमिली, है ना? 6000 पर एलिजिबल फार्मर्स फैमिली पर ईयर जो है ये पैसे मिलते हैं। इंस्टॉलमेंट 2000 की 3 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट होती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के डीबीटी के थ्रू जो है इसको किया जाता है। फार्मर फैमिलीज़ की फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट करना इज़ द ऑब्जेक्टिव। अब 23rd जो इंस्टॉलमेंट है वो हमको देखने को मिलती है 9.49 करोड़। इतना अपन को उसमें जानना नहीं है, बट ये है कि एक फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि वन वन आउट ऑफ 4 जो बेनिफिशरीज़ हैं दे आर वुमेन। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। तो अभी एक्सटेंशन इसका किया है 2026-27 से 2030-31 तक कंटिन्यूएशन रहेगा। दिस इज़ द न्यू एक्सटेंशन। ठीक है? समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि पीएम किसान का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट फार्मर्स की एंटायर इनकम रिप्लेस कर रही है, ये इनकम सप्लीमेंटेशन है। मतलब फार्मर्स की एग्रीकल्चरल इनकम प्लस पीएम किसान सपोर्ट, ये दोनों मिलकर जो है फार्मर के एक ग्रोथ में मदद करेंगे। मतलब पूरी इनकम नहीं, बट सपोर्ट दे रही है। इसलिए स्कीम का पर्पज़ फार्मर्स को फाइनेंशियली कुशन करना है ना? कुशन करना है, एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। ठीक है? एग्रीकल्चर इनकम सपोर्ट थोड़ा-सा समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इनकम फ्लो क्या था? एग्रीकल्चर में इनकम फिक्स्ड सैलरी जैसी नहीं होती। कभी जो है गुड हार्वेस्ट होता है तो हाई इनकम हो गई, कभी ड्राउट आ गई तो लो हार्वेस्ट हुआ, कभी प्राइस क्रैश हो गए तो लो हार्वेस्ट हुआ। पीएम किसान एक स्मॉल बट प्रेडिक्टेबल कैश सपोर्ट देता है ना? इसलिए इसे इनकम फ्लोर या कुशन की तरह समझ सकते हैं। तो इनकम फ्लोर या कुशन की तरह समझ सकते हैं। लिक्विडिटी ये क्या है? फार्मर को इनकम जो है वो हार्वेस्ट के बाद मिल सकती है, लेकिन एक्सपेंसेस पहले आ जाते हैं। है ना? एग्ज़ाम्पल जैसे खरीफ क्रॉप है, पहले सीड लगाओ, फर्टिलाइज़र चाहिए, लेबर चाहिए, इरिगेशन चाहिए, बाद में जाके हार्वेस्ट होता है, फिर सेल करोगे, फिर पैसा कमाओगे। है ना? ऐसे ही होता है ना? है ना? तो इसमें तो बीच का जो लिक्विडिटी गैप है, जैसे पहले आपको खर्च करना पड़ा पैसे, तो अभी आपके पास है नहीं, ये जो लिक्विडिटी गैप है, इसको पीएम किसान पार्शियली जो है वो फिल करता है, लिक्विडिटी गैप को। इनकम फ्लो और लिक्विडिटी गैप। नेक्स्ट इज़ इनपुट परचेज़। अगेन वही वो जो सामान जो खरीदना है वो आपके लिए इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइज़र, उनमें जो है आपके पैसे मिल जाते हैं। इरिगेशन, अगर फार्मर्स को इरिगेशन के लिए डीज़ल, इलेक्ट्रिसिटी जो पंप ऑपरेशन या माइनर इक्विपमेंट्स पर एक्सपेंडिचर करना है तो एडिशनल लिक्विडिटी यूज़फुल होती है। लेकिन याद रखो पीएम किसान इरिगेशन स्कीम नहीं है, ये सिर्फ़ इरिगेशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकती है। तो इरिगेशन हमको देखने को मिलता है। मशीनरी मिलती है, स्मॉल इक्विपमेंट्स, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टाइमली जो है आप इन्वेस्टमेंट किया अपने फार्म पे तो आपको बेटर फार्म ऑपरेशंस आप कर पाओगे और पोटेंशियली बेटर प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है? रिस्क बफर देखने को मिलता है। कुशनिंग बोला ना हमने, तो एग्रीकल्चर नेचुरली रिस्की है वैसे तो, क्योंकि ड्रॉट, फ्लड, पेस्ट अटैक हो सकता है, कभी प्राइस वॉलेटिलिटी हो सकती है, इनपुट प्राइस राइज़ हो सकता है। इसलिए एक कैश सपोर्ट देता है, एक रिस्क बफर की तरह काम करता है। ठीक है? कंज़म्पशन ये क्या है? फार्मर जो हाउसहोल्ड है उसको सिर्फ़ फार्म एक्सपेंडिचर ही नहीं होता, उसके अलावा फूड, एजुकेशन, हेल्थ, डेली एक्सपेंसेस ये सब चीज़ें भी होती हैं। है ना? तो अगर फार्म इनकम स्ट्रेस्ड है तो कैश ट्रांसफर कंज़म्पशन को टेम्परेरीली सपोर्ट कर सकता है, मे बी ये भी एक वजह हो सकती है, ये एक चैलेंज भी हो सकता है।
ठीक है? डेट रिलीफ़ की बात करें, तो अगर फार्मर्स के पास इमीडिएट कैश नहीं होता, तो वो मनी लेंडर, इन्फॉर्मल लोन या हाई इंटरेस्ट की तरफ जा सकता है ना? पीएम किसान का टाइमली कैश सपोर्ट कुछ स्मॉल शॉर्ट टर्म बोरोविंग की नीड को रिड्यूस करता है। अब अगेन ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए गए थे, आप उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट एनीवे दिस इज़ ऑल्सो एडिंग टू अ फार्मर्स लाइफ एज़ वेल, है ना? तो इसकी वजह से ठीक है, चलो इसको भी ले सकते हैं, है ना? रेज़िलियंस रेज़िलियंस इससे क्या होता है कि कैश सपोर्ट मिलता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, टाइमली एक्सपेंडिचर कर पाओगे, लेस लेस जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा आपके पास में, तो यू वुड हैव बेटर एबिलिटी टू अब्ज़ॉर्ब शॉक्स। तो रेज़िलियंस आएगी, रेज़िलियंस बेटर एबिलिटी टू अब्ज़ॉर्ब शॉक, ठीक है? यही एग्रीकल्चर रेज़िलियंस आता है, ठीक है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, है ना? सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन मशीनरी, टेक्नोलॉजी, क्रॉपिंग यील्ड्स, इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, है ना? तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, टाइमली आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, टाइमली मशीनरी मिलेंगी आपको, तो यू वुड बी एबल टू हैव बेटर प्रोडक्टिविटी विद इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है? रूरल एंड क्रेडिट इंडेटनेस ये भी हमने देखा, इनफॉर्मल क्रेडिट, मनी लेंडर्स वगैरह को दे सकते हैं, लिक्विडिटी गैप मिलेगा आपको, इंटरेस्ट बर्डन जो है आपका वो कम होगा, है ना? वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ेगी, क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ेगी आपकी, केसीसी लिंकेज हम कर सकते हैं यहाँ पे, केसीसी इज़ किसान क्रेडिट कार्ड, क्या बोलेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसका भी लिंकेज यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। व्हाट आर वी रीडिंग? रूरल क्रेडिट, यस। तो किसान क्रेडिट कार्ड का भी हमको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद में डेट साइकिल जो है वो आप एक विशियस डेट साइकिल में नहीं फँसेंगे, है ना? एक विशियस डेट साइकिल में नहीं फँसेंगे आप। और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, इमरजेंसी नीड्स के लिए पैसे रहेंगे आपके पास में, आपका जो क्रेडिट इंक्लूजन है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है? डीबीटी एंड गवर्नेंस में देखें, तो उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? मनी जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना इज़ नोन एज़ डीबीटी, इससे लीकेज कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना? अब टारगेट जो आपका जो भी टारगेट बेनिफिशियरी आपको डायरेक्टली पैसा भेज सकते हो। डिजिटाइज़ेशन, टेक इनेबल्ड डिलीवरी आप कर सकोगे, है ना? बैंकिंग इम्प्रूव होगी, इंक्लूजन इम्प्रूव होगा, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के लिए आधार, केसीसी ये सब यूज़ करते हैं, है ना? किसान क्रेडिट कार्ड वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग आप कर पाओगे, डिजिटल सब में यही होता है कि आप बेटर मॉनिटरिंग भी कर सकते हो और फास्टर रहता है, ठीक है? एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी, ठीक है? तो ये सब अपना यहाँ पे देखने को मिलता है। वुमेन फार्मर्स के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल का पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नियरली 1/4 जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया में वुमेन एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लाइक सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग इन सब चीज़ों में मदद करती हैं। लाइफ स्टॉक मेजरली वुमेन ही सँभालती हैं, है ना? और पोस्ट हार्वेस्ट का जो भी वर्क होता है वो वुमेन देखती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर वर्क करना इज़ नॉट इक्वल टू लीगली रिकॉग्नाइज्ड फार्मर होना। लेकिन ये चीज़ कि हर 4 में से 1 वुमेन है, इट्स अ गुड सिग्नल, राइट? रिकॉग्निशन मिलता है ना? यहाँ पे देखो फाइनेंशियल एक्सेस है वो बढ़ता है वुमेन की तरफ। जो इनकम या रिसोर्स पर एक्सेस है वुमेन का, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है ऑफ कोर्स, ठीक है? हाउसहोल्ड वेलफेयर में मदद कर सकता है। अब जब वुमेन के पास रिसोर्स होने से हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर जैसे फूड, एजुकेशन, वेलफेयर इनकी तरफ जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से वो मैनेज करती हैं। एसेट इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स जो है फार्म रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो सकता है ना? इंक्लूजन वुमेन को वेलफेयर आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट करता है। विज़िबिलिटी वुमेन की भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन को पॉलिसी फ्रेमवर्क में विज़िबिलिटी मिलती है और ऑफ कोर्स एम्पावरमेंट तो होती ही है, इक्वलिटी की तरफ भी हम जाते हैं, है ना? तो ये भी दिस इज़ पॉजिटिव साइन। तो अगर क्वेश्चन आए इस चीज़ का तो हम बेनिफिशियरीज़ हम रिकॉग्निशन की बात कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल एक्सेस की बात कर सकते हैं। वी कैन आल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, है ना? इंक्लूजन की बात कर सकते हैं, एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं और इक्वालिटी की भी बात कर सकते हैं। अगर आप एम्पावर्ड होंगे तो यू वुड हैव बेटर बार्गेनिंग पावर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अच्छा होगा तो यू वुड हैव बेटर बार्गेनिंग पावर, है ना? ये जो है इट विल स्ट्रेंथन योर प्लेस, ठीक है? इक्वालिटी देखने को मिलती है, जेंडर गैप जो है वो रिड्यूस होगा, है ना? लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है, ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म इस चीज़ का ये देखने को मिलता है हमको कि लैंड ओनरशिप बेस्ड आइडेंटिफिकेशन अगर हम करें, तो उसकी वजह से जो टेनेंट फार्मर्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं या लैंडलेस कल्टीवेटर्स हैं, ये एक्सक्लूड हो सकते हैं। और वुमेन के केस में लैंड ओनरशिप गैप हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। मतलब वो काम सारा करती हैं, है ना? लेकिन उनके नाम पे ज़मीन नहीं है।
तो ये तो थोड़ा वैसा हुआ कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके नाम पे ज़मीन है। ये फेमिनाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। जो मेल है वो बाहर काम करने चले जाते हैं, वुमेन पे डबल बर्डन पड़ता है और ना तो उनके नाम पे ज़मीन है, ना क्रेडिट उतना इक्वली उनको मिल रहा है और वो सारा काम सँभाल रही हैं, घर भी सँभाल रही हैं, बाहर जाके खेत भी सँभाल रही हैं, है ना? तो एक डबल एक्सप्लॉयटेशन का भी फैक्टर हमको दिखता है। लेकिन कुछ पॉज़िटिव्स भी हैं कि चलो ठीक है, आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो यू हैव बेटर डिसीज़न मेकिंग पावर, है ना? हाउसहोल्ड में आप जो अगर आप काम कर रही हैं, तो आपका जो है यू विल बी एम्पावर्ड इन सम सेंस, ठीक है? तो ये कुछ पॉज़िटिव्स भी देखने को मिलते हैं, बट ऑफ कोर्स डबल बर्डन भी पड़ता है, ये भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है? देयर इज़ दिस डिफरेंट टॉपिक व्हिच इज़ फेमिनाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना? जो कि सोसाइटी का आपका एक टॉपिक है। चलिए ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात करते हैं, तो पॉवर्टी जो है वो कम होती है, कंज़म्पशन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, सोशल प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, है ना? रीजनल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी, रेज़िलियंस बढ़ेगी आपकी, ये सब चीज़ें जो है इस डायमेंशन में हमको देखने को मिलती है, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी या पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कंटिन्यूएशन के लिए 3.1 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो आउटले अप्रूव किया है और ये लार्ज पब्लिक एक्सपेंडिचर कमिटमेंट है। पॉजिटिव साइड ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो फार्मर इनकम को सपोर्ट करेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो रूरल डिमांड भी बढ़ेगी, है ना? ये सब जनरेट कर सकते हैं, इसलिए वेलफेयर एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? बट फिस्कल कंसर्न भी है। पीएम किसान रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली जो है वो रिसोर्स एलोकेट करना होगा। क्या सेम मनी को इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टोरेज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा में लगाने से जो है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप डायरेक्टली पैसा दे रहे हो, मे बी वो उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करें। क्या पता गवर्नमेंट खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती, खुद गवर्नमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती, तो क्या पता उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया, उसका क्या कॉस्ट है? दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है कि गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ में ऐड करे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बेटर करे, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ बेटर करे, है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा लगाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। वो नहीं बना रही है, डायरेक्टली पैसा भेज रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी देयर, ठीक है? जस्ट वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट ड्रिंक सम वाटर। हुँ, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर की कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर विद इन इंडिया? ठीक है, ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, इट इज़ स्मॉल लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग स्मॉल और फ्रेगमेंटेड है। पीएम किसान कैश देता है लेकिन फ्रेगमेंटेशन सॉल्व नहीं करता, है ना? तो स्मॉल लैंड होल्डिंग इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लो प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में काफ़ी कम है, ठीक है? प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अभी जैसे महाराष्ट्र में कई बार पिछले साल भी हुआ है कि वो प्याज़ के दाम में बड़ा वहाँ पे क्या नाम है, बारिश-वारिश आ गई, उसकी वजह से सारी प्याज़ की फसल खराब हो गई, तो एकदम से रॉकेट हो गए प्राइसेज़, है ना? तो प्राइस वोलेटिलिटी इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, है ना? दूसरा प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी, तीसरा है प्राइस वोलेटिलिटी, चौथा है क्लाइमेट शॉक्स। अब एग्रीकल्चर इसीलिए तो अनसर्टेन है, एक तो क्लाइमेट भी बहुत अनसर्टेन हो रहा है आजकल, है ना? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव्स वगैरह ये जो है ये इनकम को डेंजर करती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी डेंजर करती हैं, ठीक है? क्रेडिट शॉर्टेज इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब पीएम किसान लिमिटेड कैश सपोर्ट करता है, लार्ज एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो रिक्वायर्ड है ना? अभी फार्मर्स उतना एम्पावर्ड नहीं है कि उतना पैसा वो खर्च कर सकें, मोस्टली फार्मर्स नहीं है, ठीक है? इरिगेशन गैप्स देखने को मिलते हैं। कैश ट्रांसफर इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट नहीं करता। मार्केट एक्सेस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या मार्केट लिंकेजेस जो हैं वो चाहिए और पीएम किसान तो ये सब नहीं था। हम पर्टिकुलरली स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या-क्या लैग्स और वो सब चीज़ें, ठीक है? स्टोरेज की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो जो ज़्यादा पेरिशेबल चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो स्टोरेज इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद में एक्सटेंशन सर्विसेज़, जैसे फार्मर को नॉलेज चाहिए व्हाट टू ग्रो, हाउ टू ग्रो एंड व्हेन टू अप्लाई, है ना? पीएम किसान इसका आंसर नहीं करता, ठीक है? फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन, ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो दीज़ आर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद इन एग्रीकल्चर इन अ कंट्री, ठीक है? ये हमने देखा। फेडरलिज़्म और सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे रिलेटेड है इससे?
ठीक है। सेंटर क्या करता है, फंडिंग और स्कीम फ्रेमवर्क जो है तैयार कर देता है, डीबीटी आर्किटेक्चर बना देता है। स्टेट्स का रोल होता है कि लैंड रिकॉर्ड करे, बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन करे, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट दे, है ना? सेंट्रल स्कीम यहाँ पे जो मेजर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंटर की है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि यूनिफ़ॉर्मिटी बनी रहती है, कि थ्रू आउट द कंट्री एक ब्रॉड यूनिफ़ॉर्मिटी जो है वो पॉसिबल रहती है ना? उसके साथ-साथ में स्टेट के पास में डेटाबेस रहता है, तो लैंड रिकॉर्ड जो है वो लार्जली स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, है ना? तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी से ही जो है यहाँ रिलेटेड देखने को मिलता है। करेक्ट फार्मर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होने इम्पोर्टेंट है, तो वो स्टेट करती है। इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट्स इम्पोर्टेंट है। तो हम एक रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या करता है, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है? डेटा इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर डेटा बेस जो होता है उसको लैंड रिकॉर्ड के साथ में, है ना, आइडेंटिफ़ाई करना और आइडेंटिफिकेशन होना लोगों की, बैंकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करना, सबको कोऑर्डिनेट करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर लैंड रिकॉर्ड्स आउटडेटेड हैं, तो जेन्युइन फार्मर्स जो हैं वो बेनिफिट से एक्सक्लूड हो जाएँगे, ये दिक्कत हो सकती है। तो स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो है, वो आउटकम को अफ़ेक्ट करती है ना? लास्ट माइल डिलीवरी हो सकती है, अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी तक पेमेंट पहुँचाना ही जो है सक्सेस का रियल टेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इन व्हिच द सेंटर एंड स्टेट मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। अब व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स इस चीज़ के? हम क्या-क्या और चीज़ें कर सकते हैं? तो हाउ कैन पीएम किसान बी इम्प्रूव्ड? है ना? तो सिर्फ अमाउंट बढ़ाओ इज़ नॉट द सॉल्यूशन। टेनेंट फार्मर्स जो हैं, एक्चुअल कल्टीवेटर्स को इंक्लूड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर क्रॉपर्स को इंक्लूड करना, वुमेन कल्टीवेटर्स को और ज़्यादा एनकरेज करना, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना, अपडेट करना, इंटीग्रेट करना, है ना? एक्सक्लूजन एरर्स को हटाना, क्योंकि जो फिर सच में बेनिफिशियरी है, मे बी वो रह जाए, है ना? इंक्लूजन एरर्स को बेटर करना, इन्फ्लेशन को थोड़ा-सा टाइम के साथ में 6000 की रियल वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मान लो प्राइस वॉलेटिलिटी हुई तो फार्मर को उतना फ़ायदा नहीं होगा। देयरफॉर पीरियडिक रिव्यू जो है ये वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ये पीएम किसान के साथ में किसान क्रेडिट कार्ड को, है ना? उसके साथ में इरिगेशन एक्सटेंशन, बाकी सारी भी जो स्कीम है उसको इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, है ना? ठीक है? एक चीज़ के लिए 10-10 स्कीम बनाने से बढ़िया है अलग-अलग स्कीम्स को इंटीग्रेट करो, ताकि होलिस्टिकली एक ही स्कीम काम कर पाए, कन्फ्यूजन दूर रहे, कॉम्प्लेक्सिटी दूर रहे। ठीक है? अवेयरनेस भी बढ़े। उसके साथ-साथ में प्रोडक्टिविटी जो है थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी कैन वर्क मोर ऑन आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ, है ना? इवैल्यूएट करो कि फार्मर की इनकम कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, इन-डेप्थनेस कितनी है, रेज़िलियंस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सब चीज़ें देखो, है ना? तो ये सब हमको देखने को मिलता है। कुछ और स्कीम भी है हमारे पास में जिससे जो है गवर्नमेंट वो कर सकती है, इंटीग्रेट कर सकती है। जैसे वी हैव अदर स्कीम्स लाइक हमारा क्रॉप इंश्योरेंस का स्कीम है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट किसान क्रेडिट कार्ड्स, है ना? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, वी हैव ई-नाम, सॉइल हेल्थ कार्ड है हमारे पास में, है ना? एफपीओज़ के साथ में वी कैन कोलैबोरेट, मनरेगा के साथ में हम अटैच कर सकते हैं। एमएसपी जो प्राइस सपोर्ट देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच जो है वी कैन टेक, ठीक है? तो आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर एमसीक्यू क्वेश्चंस। Yes, with reference to PM Kisan, consider the following statements. It is a central sector scheme. Yes, it is. It provides 6,000 annually to eligible farmer families. Yes, it does. The assistance is provided in 3 installments. Yes, दो 2,000 के 3 installment देते हैं ना. The scheme is jointly funded by center and no, this is wrong. So 1, 2 and 3 is the correct answer. पीएम किसान प्राइमरली सीक्स टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस, नहीं, वो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था। प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर इनकम सपोर्ट, यस इट डज़, ठीक है? ये थोड़ा-सा देखते हैं। पीएम किसान इनकम सपोर्ट देती है, यस करेक्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यस इट इज़ करेक्ट। क्रॉप इंश्योरेंस देती है। केसीसी एग्रीकल्चर क्रेडिट देती है, यस। ई-नाम जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यस, तो सारे सही है, ठीक है? कुछ मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है? यू कैन जस्ट पॉज़ द वीडियो, एक बार पढ़ लेते हैं। पीएम किसान एड्रेसेस द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स but cannot by itself resolve the agrarian distress. This you can write and discuss. Next question है, direct income support can strengthen agricultural resilience, but its effectiveness depend on the quality of India's broader agriculture ecosystem. ये भी आप देख सकते हैं। ये भी कुछ और क्वेश्चन है जो आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।